हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनुलो क्लासेस। माई सेल्फ नरेश शर्मा। और आज आपका वो इंतजार पूरा हुआ। सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। स्टार्ट जो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो पहले ही हो चुकी है और आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर बड़ा क्लियरली आप देख पा रहे होंगे exams.nta.ac.in CUET UG। इस वेबसाइट पर आप देख पा रहे हैं इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए। तो इसके फॉर्म्स का जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, स्टार्ट कर देना है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट्स, क्या लैंग्वेज होगी, क्या मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस होंगे, कैसे इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, कहाँ पे आपकी एग्जाम सिटी होंगी, कब एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा, A to Z जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है इस सीयूईटी यूजी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, उसके एग्जाम के रिगार्डिंग में, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इसका नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, जो कि ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मींस ये टेस्ट कंडक्ट कराने का काम करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये ऑर्गेनाइज करेगी किसको? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में सीयूईटी बोल देते हैं। अब जो सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं वो दो होते हैं, सीयूईटी यूजी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है, डिग्री कोर्सेज के लिए होता है, और एक होता है सीयूईटी पीजी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है, लाइक एमए, एमएससी, एमबीए, एमसीए, एमटेक, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए। जो सीयूईटी यूजी है वो बीए, बीएससी, बीटेक या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए, बीसीए, बीबीए वगैरह उनके लिए कंडक्ट होता है। तो अब हम चलते हैं इसके एक एक पॉइंट पर। ये आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है 2024 का। बड़े लंबे समय से इसका हम वेट कर रहे थे कि ये कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। ये इसमें यूनिवर्सिटीज के कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे इन्होंने दिखाई है उनके लोगो सहित, बाकी डिटेल में इनकी सारी की सारी नीचे लिस्ट भी दी गई है। यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स दिया गया है, क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो आपके मतलब की पॉइंट्स नहीं है उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, क्या सब्जेक्ट होंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कितने उसमें क्वेश्चंस होंगे, है ना, मीडियम क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इस एग्जाम में पार्टिसिपेट जो है कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या उसकी एज लिमिट है, उसने 12th पास कर रखा हो, नहीं पास कर रखा हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन क्या उसमें है, किस किस के लिए रिजर्वेशन है, वो थोड़ा सा पॉइंट हम वो भी देखेंगे। चॉइस ऑफ सिटीज, आप एग्जाम में आप कैसे चॉइस ऑफ सिटी को फिल कर सकते हैं। फिर है एडमिट कार्ड, फिर एग्जामिनेशन का शेड्यूल, और फील्ड्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के फील्ड क्या क्या होंगे उनका बेसिक देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है आपके लिए वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। फिर देखेंगे कि यदि कोई कैंडिडेट मुन्ना भाई बन करके अगर जाता है, अनफेयर मीन्स में अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है और उसको क्या क्या उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर है आपका कि क्या क्या चीज आप नहीं ले जा सकते, आपका ड्रेस कोड कैसा होगा, है ना, ये सारी चीजें। फिर डिस्प्ले ऑफ आंसर की, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आंसर की कैसे आएंगी और क्या उसका सिस्टम होगा। सीयूईटी में फिर क्या उसका स्कोर कार्ड होगा और उसके बाद में कैसे उसमें एडमिशंस होंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर कुछ मिसलेनियस जो पॉइंट्स हैं बेसिक्स उनको हम देखेंगे, फिर इसको हम समराइज करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो जुड़े रहिए एंड तक इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक पॉइंट पर देखो, कुछ यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि एब्रिविएशन क्या क्या है। जहां पर आपको सीबीटी लिखा मिले, मतलब समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो है बेस्ड टेस्ट की बात हो रही है। सीयू का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं,
CUET की फुल फॉर्म है, EWS की, ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रही है। आप पॉज कर करके इनके सारी की सारी फुल फॉर्म को यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका क्या एब्रिविएशन है। आप पॉज करके देख लीजिए, इनको एक एक करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन, सबसे मेन पॉइंट्स पर अब हम आ जाते हैं। क्या इसमें मेन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं? ये देख लीजिए। इंफॉर्मेशन आपके पास में है, उसकी डेट्स वगैरह जो कुछ भी है वो एट ए ग्लांस एक जगह पर आपको यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। या आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ये कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डिटेल बड़ी आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 फेब से ये स्टार्ट हो चुका है और 26 मार्च तक ये चलने वाला है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट 27 है जो कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 26 मार्च। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, बिकॉज आपको फिर बाद में आपकी चॉइस की सिटीज नहीं मिलेंगी, फिर आपको हो सकता है 500 किलोमीटर दूर का जो है ट्रेवल करना पड़े। हालांकि उनके लिए अच्छी बात भी हो जाएगी जो लोग किसी बहाने से बाहर घूमना भी चाहते हैं, है ना, दूर एग्जामिनेशन सेंटर अगर उनका पड़ता है तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म्स को फिल करो, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है कि आपकी पसंद की, आपकी चॉइस की सिटी, वो आपको पहले अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वो जो है मिल जाएगी आपकी चॉइस की सिटी। फिर इसमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस वगैरह जो आप भरेंगे, आपको 26 मार्च तक रात को 11:50 तक आप उस फीस को लास्ट फिल कर सकते हैं। करेक्शन अगर आपको करना हुआ, आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप 28 मार्च तक, 28 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं रात को 11:50 तक। मींस आपको 2 डेज, 2 दिन का आपको करेक्शन विंडो ओपन मिलेगी जिसमें आप अपने करेक्शन कर पाएंगे। फिर आप बात आती है कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी। तो 30 अप्रैल से आपके पास में सिटीज का अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मींस आपका बस ये बता दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन की सिटी आपकी कौन सी होने वाली है। फिर एडमिटर जो कार्ड्स हैं उनकी डाउनलोड जो है सेकंड वीक ऑफ द मे से स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें डिपेंड करेगा, बाकी इसको डिटेल में हम अभी देखेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो 15 मई से लेकर के 31 मई तक रहने वाले हैं आपका जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। अब अगर हम आंसर की बात करें तो भाई पहले एग्जाम तो हो जाने दो, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आंसर की भी मिल जाएंगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है, तो इसलिए आप किसी भी भ्रम में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। exams.nta.ac.in/CUET जो है /UG/ ये आपके पास में क्या है, ओरिजिनल इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल। तो आपको किसी भी फेक वेबसाइट पर नहीं जाना है, सिंपल इसी वेबसाइट से आपको क्या करना है, सारी की सारी एक्टिविटीज आपको कंडक्ट करनी है। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो जो रिजल्ट है एनटीए की वेबसाइट पर 30 जून के आसपास तक आपको आ जाएगा। हालांकि ये सब कुछ जो डेट्स हैं वो एकदम फिक्स है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई चेंज आता है, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस बनती है तो ये चेंज की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें थोड़ा सा फीस को देख लेते हैं कि 2024 की जो फीस है ये देख सकते हो आप कि क्या क्या है इसमें फीस। तो जनरल की फीस अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 1000 रुपीज उसकी फीस रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जो ओबीसी है, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 900 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो बीडी जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 800 रुपीज है। और if anybody is from outside India, anybody appearing in this examination outside India, तो उसके लिए जो फीस है वो 4500 रुपीज है, 4500 रुपीज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में आपके पास में सब्जेक्ट्स को चूज करने का भी ऑप्शन है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने अलग से एक फीस रखी है कि एवरी ईच सब्जेक्ट पर 400 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस से हैं तो एवरी नेक्स्ट न्यू सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको 375। इफ यू आर फ्रॉम
SC ST से हैं तो आपको 350 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, और इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से बाहर से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एवरी ईच सब्जेक्ट पर, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर आपको 1800 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसका बेसिक हम डिस्कस कर देंगे, वो सब वही रहने वाली है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अदर डायरेक्शन समय समय पर आती रहती हैं। जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सारी की सारी यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहने वाली है। अब देख लेते हैं हम कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, टेस्ट के पैटर्न में आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। मींस आपसे लिखवाया नहीं जाएगा, सब्जेक्टिव आपसे कुछ भी नहीं लिखवाया जाएगा। ठीक है, आपको 4 चॉइस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 ऑप्शन। तो ये वाला पैटर्न इसका होगा। मोड ऑफ द टेस्ट, अगर इसके टेस्ट के मोड की हम बात करें तो ये हाइब्रिड होगा। व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिड? तो आपको कंप्यूटर बेस्ड भी ऑप्शन मिलेगा और आप पेन एंड पेपर बेसिस पर भी एग्जाम दे सकते हैं। वो ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। वो डिपेंड करेगा बहुत सारी सर्कमस्टांसेस पर। इस बार हाइब्रिड मोड को इसलिए इसमें अप्लाई किया गया है कि इंडिया के बहुत सारे रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता, तो उनको एडमिशन कैसे मिलता? तो इसीलिए इसमें कंप्यूटर के साथ साथ जो कन्वेंशनल मोड है, पेन और पेपर वाला, OMR शीट फिल करने वाला, वो ऑप्शन रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो बच्चे गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से देख रहे हैं, उनके लिए खुशी की बात है। दे शुड बी हैप्पी कि अब उनके लिए भी ऑप्शन है। जो देखो, इंडिया के बहुत सारे रूरल एरियाज में आज भी बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं रूरल एरियाज में, उनके स्कूल्स में कंप्यूटर्स नहीं हैं। तो वो बेचारे कैसे इस पर एग्जाम अपना देते? तो इसके लिए क्या किया गया है कि उनके लिए पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड रखा गया है, जो रूरल एरिया से हैं स्पेशली उनके लिए। इफ वी टॉक अबाउट मीडियम, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मीडियम के लिए 13 लैंग्वेजेस इन्होंने रखी हैं कि आप किसी भी एक लैंग्वेज में अपना एग्जाम जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब वो चाहे आपकी आसामी हो, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सारे स्टूडेंट्स का सबसे मेन पॉइंट ये होता है, उनको चिंता रहती है, दे आर वरी कि भाई इसका सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस की हम यहाँ पर बात करेंगे अभी शॉर्ट में, फिर इसको डिटेल में भी हम आपके साथ में एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, इसमें 2 सेक्शन हमारे पास बेसिक हैं। क्या क्या? एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। सपोज करो कि कोई स्टूडेंट है, वो BA करना चाहता है इंग्लिश लिटरेचर से, तो उसका एक सब मींस, अब यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर हम सिलेबस की जो कैटेगरी अगर हम बनाएं, तो आपके पास में 3 कैटेगरी बन जाएंगी। नंबर 1 लैंग्वेज की, नंबर 2 डोमेन सब्जेक्ट, और नंबर 3 आपका जनरल टेस्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जनरल टेस्ट वो सबको देना है, जो बेसिक नॉलेज जिसमें होती है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज हो गई, बेसिक मैथ हो गई, बेसिक रीजनिंग हो गई, बेसिक लॉजिक हो गया, है ना, बेसिक करंट अफेयर्स हो गया। तो ये वाला टेस्ट तो सबको देना है। ठीक, अब बात आती है कि आप ये वाला जो टेस्ट में आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। मींस आपकी स्क्रीन पर आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, जब वो दिखाई दे तो आपको किस लैंग्वेज में हो। तो उसके लिए एक लैंग्वेज आपको कम से कम चूज करनी पड़ेगी कि हम इस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। फिर हो गया आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट्स। मींस अब डोमेन सब्जेक्ट का सीधा मतलब यहाँ पर है कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो 12th पास करके आए हैं, सपोज करो कॉमर्स से, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं बहुत इजीली। सपोज करो आप कॉमर्स से एग्जाम देकर के आए और अब आप चाहते हैं कि CUET UG का टेस्ट आप जो है उसमें अपीयर हो जाए। तो उसमें नंबर 1 आपको GK वाला, जिसको हम बोल रहे हैं ये जो जनरल टेस्ट है,
ये आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब आप इसको किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं? आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उर्दू मीडियम से पढ़ करके आए हैं उर्दू सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने अगर तमिल लैंग्वेज में स्टडी की अपनी सारी तो आप तमिल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इसमें क्या चीज हो गई, बिकॉज आप कॉमर्स से आए थे तो अब आपका मन हो सकता है कि मुझे तो भाई बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना होगा? कॉमर्स। ठीक है, हो सकता है कोई स्टूडेंट बायोलॉजी से आया हो और वो क्या करना चाहता हो? बीएससी बायोलॉजी, तो उसका डोमेन सब्जेक्ट हो गया क्या? बायोलॉजी। सपोज करो कोई स्टूडेंट है वो हिंदी लिटरेचर लेना चाहता है ना, हिंदी साहित्य से बीए करना चाहता है, तो उसका डोमेन सब्जेक्ट क्या हो गया? हिंदी लिटरेचर हो गया। इसी तरह से अगर आप में से कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि बीए पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करना चाहता है, तो उसका डोमेन सब्जेक्ट क्या हुआ? पॉलिटिकल साइंस हो गया। कोई ऐसा है जो बीए हिस्ट्री से करना चाहता है, उसका डोमेन सब्जेक्ट क्या हुआ? हिस्ट्री हो गया। इसी तरह से देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, हिंदी लिटरेचर, तमिल लिटरेचर और आपका उर्दू लिटरेचर या आपका मलयालम लिटरेचर, आपकी बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, कंप्यूटर हो गया, कॉमर्स हो गया, बीबी हो गया। तो इस तरह से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं एज ए डोमेन सब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तीन जो क्लासिफिकेशन हमने किए इसके सिलेबस के क्यों हैं ये। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पर बात अगर हम करें तो आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है इसी वेबसाइट पर, बाकी किसी और फर्जी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। आपको बहुत अच्छे से कंफर्म कर लेना होगा कि ये वेबसाइट हमारी ओरिजिनल है कि नहीं। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप सर्च करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, है ना। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और टू हैव अ गुड रैंक, टू हैव अ गुड यूनिवर्सिटी एडमिशन है। तो उसके लिए क्या, देखो आपको 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। मींस आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें आपकी लैंग्वेज भी शामिल है। उसको आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। तो 50 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो नॉर्मल वाले सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अपना डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं या बहुत अच्छे सब्जेक्ट में टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्वेश्चन टाइम जो रखा है वो 60 मिनट का टाइम रखा है। आप सबको पता होगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। सपोज करो अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो इनमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है कैलकुलेशन के लिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ आपके लिए 60 मिनट का टाइम दिया गया है इन सब्जेक्ट के लिए। तो ये भी आपका क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पॉइंट पर चलते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से फिल करें, क्योंकि बाद में आपको बचना होगा किससे? करेक्शन से। और यदि आपने बेसिक डिटेल्स, फीस वगैरह इसमें कोई भी मिस्टेक की तो बाद में फिर आपको बहुत ज्यादा कुछ इसमें मिलेगा नहीं। इसलिए आपको हमेशा अपने फॉर्म को बहुत ही केयरफुल रह करके फिल करना होगा। क्या आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या ऑफलाइन? तो देयर इज ओनली वन मोड, और वो भी क्या है आपका? दैट इज ओनली ऑनलाइन। तो आप केवल ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे पहले आप मींस किसी अदर मोड में अपना एग्जामिनेशन को का जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर सकते। आपके रजिस्ट्रेशन की एक चॉइस है, वो है ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा आपके लिए ये देखो, इन्होंने अलग से एक पॉइंट बना करके दिया है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करें? फॉर्म फिल करने से पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट लेना चाहते हैं उसके प्रोस्पेक्टस वगैरह, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को ठीक से समझ लें, ठीक है। ये उनका कहना है आपके लिए बार बार।
और बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप जो होगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का होगा, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और उसके बाद में आपकी जो अपलोड, आपको इमेजेस, अपना सिग्नेचर, फोटो वगैरह जो है वो अपलोड करना होगा और उसके बाद फिर आप अपनी फीस पेमेंट कर देंगे। फिर आपने जो फॉर्म फिल किया उसको अपने पास में डाउनलोड करके रख लेना है, उसका हो सके तो आपको प्रिंट भी जो है अपने पास में रख लेना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक पॉइंट उन्होंने फिर से बताया है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स फिल करें तो आपको ये देखना होगा कि अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसे देना है आपको जो कंटिन्यूअस फंक्शनिंग में है। ऐसा नहीं देना है कि 10 साल पुराना नंबर था वो बंद पड़ा हुआ है, वो आपने मोबाइल नंबर दे दिया। ईमेल आईडी ऐसी दे दी जो आपने पिछले 5 ईयर से कभी चला करके ही नहीं देखी, है ना। तो वो सारी चीजें आपको करेक्ट डिटेल वहां पे फिल करनी है, बिकॉज जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू या जो है ईमेल के थ्रू ही आप तक वो अपडेट्स पहुंचेंगे। सो काइंडली एंश्योर दैट योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी इज रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो और हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, तो आपको एनटीए की वेबसाइट को बीच बीच में देखते रहना होगा। बाकी हम लोग भी कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह लाते रहेंगे जब भी कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो। प्लस एक बात और, कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या फॉर्म को फिल करने के बाद उसकी फोटोकॉपी, उसको अटेस्ट करके कुछ भी क्या हमको एनटीए को सेंड करना होगा ईमेल के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मीन्स आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट करके रख लो। बाकी किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना कोई फॉर्म, अपनी कोई फी स्लिप, कुछ भी कहीं पर किसी को भी सेंड नहीं करना है, ना तो फिजिकली और ना ही डिजिटली। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। डाटा जो आप वहां पर फिल करेंगे, गवर्नमेंट उस डेटा को कई जगह पर यूज कर सकती है अपने रिसर्च वर्क के लिए और अन्य अपने वर्क्स के लिए कि जहां पर गवर्नमेंट उनको यूज करने के लिए यूज करना चाहती है। तो ओनली वन फॉर्म आपको भरना है, एक से ज्यादा फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही मींस आईडी से दो बार फॉर्म भर दें कि कहीं से तो आपका नंबर आएगा, नहीं, आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। इसीलिए आपको केवल एक फॉर्म फिल करना है। हाँ, इफ एनी कंडीशन कि आप सपोज करो 2 भाई हैं, भाई बहन 2 हैं और आप ट्विन हैं, है ना, तो जो ट्विन है उनके लिए आप एक ही मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इस बार उन्होंने फैसिलिटी दी है। एक ही घर से अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों फॉर्म को एक ही मोबाइल नंबर से फिल कर सकते हैं। अब इस मेन पॉइंट पर आ जाते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पर क्लियर कर देगा। देखो, कई बार बच्चों को ये लगता है कि जो एनटी एग्जाम कराती है ये आपको एडमिशन देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, एनटीए का बेसिक काम क्या है? एनटीए का बेसिक काम है कि एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया इन्होंने, ठीक है, एक टेस्ट ले लिया। अब उस टेस्ट के जो स्कोर है, जो मार्क्स हैं, है ना, वो आपको बता दिए, आपको मार्क्स बता दिए उसके कि आपके इतने मार्क्स आए। अब उन मार्क्स के बेसिस पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी अपनी मेरिट निकालती हैं कि जिनका इतने से इतना स्कोर है वो हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सपोज करो एनटीए ने एग्जाम करा दिया, आपके मार्क्स आए, सपोज करो 500 में से आपके मार्क्स आ गए, सपोज करो कितने, 400। तो जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है वो अपनी एक मेरिट लगाएगी और उसका एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स में जिनके भी मार्क्स मिनिमम 400 हैं वो हमारे यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एनटीए किसी को एडमिशन नहीं देगी, ये टेस्ट कराने तक बस सीमित है। मींस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, उसकी आंसर की रिलीज करना और उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना कि भाई इस कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं।
अब जिस यूनिवर्सिटी को ये लगे कि हमको तो भाई बहुत ज्यादा हाई स्कोर वाले बच्चे ही अपने यहाँ लेने हैं, वो ले सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी को ये लगे कि हमको थोड़ा मिडिल स्कोर वाले बच्चों को भी अपने एडमिशन देना है, वो ऐसा कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी को लगे कि हमको तो कम स्कोर वाले बच्चों को भी एडमिशन देना है, तो वो वाला भी काम कर सकते हैं। तो अब एनटीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल एग्जाम कंडक्ट करा के उसके मार्क्स बताने तक है, बाकी उससे आगे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस यूनिवर्सिटी की है जिसको अपने यहाँ किसी कोर्स में बच्चे को एडमिशन देना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बाकी यदि स्टूडेंट के पास में कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है CUET ये वाली, और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जिस पर आप अपनी कुछ क्वेरीज को पूछ भी सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जो अभी मैंने आपको बताया कि CUET का जो एग्जाम है जिसको एनटीए कंडक्ट करवा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एग्जाम कंडक्ट करा करके रिजल्ट डिक्लेयर करने से है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, और इसीलिए ये बार बार कह रही है एनटीए कि इसीलिए सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी प्रोस्पेक्टस को जाकर के खुद से देख लें, पढ़ लें। सपोज करो आप एडमिशन लेना चाहते हैं DU में, तो DU का प्रोस्पेक्टस आप खुद से पढ़ लें, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि आपको मींस BSc में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, BSc बायोलॉजी के लिए आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, उनके यहाँ एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, तो वो सब आपको पहले से देख लेना होगा। मींस उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की बिल्कुल नहीं है। अब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे या ना दे ये यूनिवर्सिटी की बात है, एनटीए का इसमें कोई रोल नहीं है। उसने तो बस आपका एग्जाम ले लिया और आपका रिजल्ट बता दिया कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। तो आई थिंक यहाँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप अपनी क्वालिटी अपनी क्वालिफिकेशंस वो सब एक बार पहले से ही देख लीजिए। आपको कोई भी अनफेयर मींस का यूज नहीं करना है, अदरवाइज इसमें बहुत अच्छा खासा पनिशमेंट भी रखा गया है कि 3 इयर्स तक के लिए आप बैन हो सकते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो रोका जा सकता है, आपको कोई और पनिशमेंट भी मिल सकती है जैसे कि कोई पेनल्टी हो गई, आपको जेल होना हो गया, ऐसा भी कुछ ये कर सकते हैं। तो आपको ऐसी किसी भी चीज से बचना होगा। दूसरी बात, ये कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स हैं, इनको आप तब देखिएगा, फिलहाल के लिए आप पहले अपना फॉर्म भरो, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस आपको अपने एडमिट कार्ड पर मिलेंगी, उनको उस समय पर फॉलो करना है। इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू दिस डिटेल। फिर क्या है आपका इंट्रोडक्शन, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि एनटीए है क्या, बेसिक आपको बता चुका हूं कि एनटीए नेशनल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो एग्जाम कराने का काम करती है नेशनल लेवल पर, ठीक है। ये इसका मेन काम है, बाकी फ्रिस्किंग करना, चेक करना, ये सारा का सारा काम ये करता है। CUET एग्जाम क्या है ये भी आपको बता दिया हमने कि एग्जाम का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन के लिए CUET UG का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम अब जो होगा 24-25 वाले सेशन के लिए एग्जाम होगा, और यही क्या करेगी एनटीए आपके साथ आपके लिए एक मेरिट नहीं, एक मार्क्स का स्कोर बस दे देगी, आप उसके बेसिस पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। देखो इस सब के पीछे लॉजिक क्या है, सपोज करो ये क्यों आया, अगर आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी। पहले होता क्या था, DU अपना अलग एडमिशन टेस्ट ले रही है, JNU अपना अलग से टेस्ट ले रही है, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी अपना अलग, मुंबई यूनिवर्सिटी अलग, असम की यूनिवर्सिटी अलग। अब सपोज करो आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको पता ही नहीं चलता था बच्चों को कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कब एडमिशन निकाल दिया। दूसरी बात, सपोज करो वो ट्राई कर रहा था 4 यूनिवर्सिटी में, और चारों यूनिवर्सिटीज ने अपनी अपनी अलग अलग फीस और एग्जामिनेशन रखा हुआ था कि भाई 1000 रुपए हमारी यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। अब सारी यूनिवर्सिटी का अगर वो अलग से फॉर्म फिल करता तो 4000 रुपए उसके खर्च हो जाते, या 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता तो 6000 हो जाते। 25 यूनिवर्सिटी में अगर वो एडमिशन लेना चाहता मींस ट्राई करता तो 25,000 उसके खर्च हो जाते ना, बड़ा खर्च आता। अब इन्होंने क्या कर दिया है, एनटीए का CUET के थ्रू एक टेस्ट होगा पूरे इंडिया के लेवल पर। अब उस टेस्ट के जो जितने मार्क्स जो स्कोर आपको मिलता है
उसके बेसिस पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। डिपेंड ये इस पर करेगा कि उस यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंक, अपनी मेरिट कितने मार्क्स पर रखी है। ठीक है, तो एक ही टेस्ट से आप इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो जहां भी एडमिशन चल रहे हैं उन सब के लिए एलिजिबल हो गए। वो डिपेंड करेगा कि अदर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस पर अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा। एक एग्जाम दे दिया बस, उसी के बेसिस पर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम आपका हो गया। ठीक है, ये आपको बता ही चुका हूं कि हाइब्रिड मोड में होगा, कंप्यूटर का भी ऑप्शन है और आपके पास में पेन पेपर का भी ऑप्शन है। अब आ जाते हैं, देखो मीडियम आपको पहले ही बता दिया था कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश अगर आप ले रहे हैं तो सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पर इंग्लिश है, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है। ठीक है, यदि आपके पास में इंग्लिश और हिंदी है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे सब पर आपको इंग्लिश और हिंदी का जो टेस्ट का ऑप्शन है वो अवेलेबल है। इंडिया से बाहर हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश और आसामी तो देखो कहां पर सेंटर रहेंगे इसके, ये असम में रहेंगे। तो मींस जो जहां की लैंग्वेज है उसी के आसपास के रीजन में उन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। जैसे किसी बच्चे ने उड़िया सेलेक्ट की तो भाई उसको सेंटर उड़ीसा में मिल जाएगा। किसी ने मान लो सिलेक्ट की गुजराती तो गुजरात साइड में उसका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। तो इस सब का यही मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी आप लैंग्वेज फिल करें तो आपको बहुत ध्यान से जो है अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, बाद में आपको चेंज नहीं करने दी जाएगी, वही लैंग्वेज आपका फाइनल माना जाएगा। एक बार जब आपका फॉर्म फिल हो गया उसके बाद फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इसके सिलेबस के अंदर की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो और ज्यादा डिटेल है उनको हम देख लेते हैं। देखो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट हैं 61, जिसमें से 33 तो लैंग्वेज है और 27 क्या है जो है डोमेन सब्जेक्ट्स है और एक क्या है जनरल टेस्ट है। ठीक है, क्या चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, तो मैक्सिमम आप 6 पेपर्स को मींस चॉइस अपनी ले सकते हो। कि जैसे आप यदि सपोज करो बीए के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मींस पॉलिटिकल साइंस भी ले लो चॉइस में, सोशियोलॉजी भी ले लो, है ना, फिलोसॉफी भी ले लो। तो ऐसे करके आप 6 तक की आपको इसमें लिमिट दी गई है, उससे ज्यादा की लिमिट आपके लिए नहीं है। 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें 1 या 2 लैंग्वेज आप जो है ये वाला टेस्ट हो गया। कैंडिडेट्स में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज या टेस्ट। ठीक है, मैक्सिमम 6 का आपके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, उससे ज्यादा नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 20 जो है तरह के कोर्सेज में एप्लीकेशन जो है अपना अप्लाई कर दिया। हम बीसीए में भी अप्लाई कर रहे हैं, हम फिलोसॉफी में भी कर रहे हैं, हम स्पेनिश लैंग्वेज में भी कर रहे हैं, हम जो है फ्रेंच लैंग्वेज में भी कर रहे हैं, हम तमिल लैंग्वेज में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, तो आपको सिलेक्ट करनी होगी, ज्यादा आप कर भी सकते हैं। मीडियम आपको पहले बता दिया 13 लैंग्वेजेस हैं, मोड पहले ही बता दिया, और क्वेश्चंस या आपको पहले मैं शॉर्ट में बता ही चुका हूं कि क्वेश्चंस कितने 40 क्वेश्चन आपको 50 में से करने होंगे, बिकॉज यहाँ पर 10 क्वेश्चन की आपको चॉइस दी जा रही है कि आप कोई से भी कर सकते हैं, 40 में से 50 में से 40 क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें टाइम आपको 45 मिनट्स जैसा पहले बताया, और बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 60 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, शिफ्ट की अगर बात करें तो 2 से 3 शिफ्ट में ये पेपर होंगे ऑल ओवर इंडिया में। अब आ जाते हैं हम ये लैंग्वेज वाला, ये सब आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो आप, ये तो ऊपर तो था आपका लैंग्वेज और सब्जेक्ट वाला, तो यहाँ 40 से 50 क्वेश्चन का आपको दिया है कि 50 में से 40 करने हैं। अब जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 में से आपको 50 करने, मीन्स 10 क्वेश्चन की चॉइस वो आपको दे रहा है कि कोई से 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, अपनी पसंद से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, तो अपनी पसंद के वहां पर 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें आपको ये चॉइस दे रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर देखी गई है जो अभी ऊपर बताई थी हमने कि 6 सब्जेक्ट की इसमें क्या है मैक्सिमम की 6 की चॉइस आपको दी गई है। ये वाली बात फिर से इन्होंने रिपीट की है
देखो ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे के ध्यान में आ जाए कि देखो इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए बार बार ये सब बता रहे हैं। 3 शिफ्ट होने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ड्यूरेशन वो शिफ्ट चलेंगी, डिपेंड करेगा उस समय की सर्कमस्टांसेस पर। जो शेड्यूल है इसमें अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने एक बात और कही है कि देखो नेशनल लेवल पर इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसको ध्यान में रख करके इसके शेड्यूल में कुछ चेंज भी हो सकता है, ऐसा इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही डाल दिया है। ठीक है, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 20 मिनट का ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, ये डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब आपको बताई दिया। सिलेबस आप इस वेबसाइट पर जाकर के वहां से अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, जीके में सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जो जनरल टेस्ट होगा क्या क्या सब्जेक्ट उसमें होंगे। जनरल नॉलेज हो गई, जनरल नॉलेज में क्या क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका करंट अफेयर हो गया, और आपकी कुछ बेसिक साइंस हो गई, ये वाली चीजें। करंट अफेयर इसी में हो गया, है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी, कुछ रीजनिंग वगैरह, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और लॉजिकल, ये सारे सब्जेक्ट हो गए आपके जनरल टेस्ट में। बेसिक इतनी चीजें बच्चे से एक्सपेक्ट की जाती है जो बच्चा 12th पास करके आ रहा है, तो वो वाला जनरल हो गया। बाकी आपका मैंने आपको बता ही दिया था कि डोमेन और लैंग्वेज में से आपको एक एक वो जो है सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। देखो, या तो आपने 12th को पास कर लिया हो, या फिर आपने 12th का एग्जाम दिया है, ठीक है, और अभी आपका रिजल्ट वेटिंग में है, या अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं, एग्जाम होने वाला है, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है। तो जिन्होंने 12th पास कर लिया वो भी, और अभी जो अपियरिंग में है वो भी, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज बता देता हूं आपको, CUT NTA की तरफ से कोई भी एज लिमिट उन्होंने नहीं रखी है, आप कितने भी एज के हो सकते हैं। आप 50 साल के हैं फिर भी यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ले लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। बाकी डिपेंड करेगा फिर उस यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एडमिशन तो यूनिवर्सिटी में होना है। इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, रेस्ट्रिक्शन होगी तो वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की होगी। ठीक है, अब आ जाओ भाई, यहां पर और देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, ये इन्होंने बहुत सारी लिस्ट दे रखी है कि 10+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम हो, इंटरमीडिएट और 2 ईयर का प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम। बिकॉज देखो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे इंडिया में ही पढ़े हों, कुछ बाहर भी पढ़े होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड से हों, डिफरेंट बोर्ड्स के हो सकते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, उनका नाम डिफरेंट हो सकता है। तो इन्होंने सिंपल सा एक मेथड रखा है कि या तो आप 12th में पास किए हुए हो या 12th के इक्विवेलेंट कोई एक एग्जाम हो। सपोज करो आप श्रीलंका में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर इस एग्जाम का कुछ अलग नाम हो 12th वाले का। तो इसलिए उन्होंने एक पूरी की पूरी क्या दे दी है, लिस्ट दे दी है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, वोकेशनल, डिप्लोमा, जनरल सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, जैसे कि लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका, वहां पर ये नाम होते हैं उनके, तो उस टाइप से वहां पर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत सारी इन्होंने क्वालिफिकेशन की लिस्ट दे दी है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार फिर से कि आप कहां से पढ़ के आए हैं। ईयर ऑफ अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th वाले के बच्चों के लिए है, जो इस समय अपीयर है वो भी एग्जामिनेशन में जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट्स अपने अपने यहाँ की क्वालिफिकेशंस को ठीक से देख लें। बात करें अगर हम रिजर्वेशन की, तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती हैं वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 40% का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। बाकी आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट होगा आपका पीडब्ल्यूडी वाला, उसको आप देख सकते हैं, तो वहां से आप उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फिर से वही डिटेल कि कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, वो सब आपको हम यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं कि फॉर्म आप फिल करते जाइए और वहां पर सारी की सारी चीजें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए इतना चिंता करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप जैसे ही फॉर्म करना स्टार्ट करोगे, आप सब सारे के सारे बच्चे क्या हैं जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। किसी साइबर कैफे पे आप चले जाएंगे, बड़ी आसानी से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सब एप्लीकेबल होंगी। चॉइस ऑफ सिटी की अगर हम बात करें तो आपको 4 सिटीज की चॉइस मिलेगी, 4 सिटी की चॉइस ऐसे है। हो सकता है आप अपने परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर सिटी सेलेक्ट करें,
हो सकता है आप अपने करंट एड्रेस के बेसिस पर सिटी सिलेक्ट करें, तो आप 4 सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो भाई आप जब भी सिटी सिलेक्ट करना चाहोगे तो अपने पास में ही तो करना चाहोगे, आसपास में, तो इसके लिए 4 उन्होंने चॉइस दी है, उन 4 में से कोई एक आपको मिल जाएगी। ये एनटीए का क्या है, कहना है। हालांकि एनटीए का साथ में ये भी कहना है कि भाई हम गारंटी नहीं देते कि आपको वही सिटी मिलेगी, बिकॉज हो सकता है आपने कब फॉर्म फिल किया, उस सेंटर पर कितने स्टूडेंट्स आए, हो सकता है ज्यादा आ गए तो एक्स्ट्रा को कहीं दूसरा सेंटर मिलेगा। हो सकता है उस सिटी में फॉर्म बनने वाले 100-200 स्टूडेंट रह गए तो उनको आसपास की किसी सिटी के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिटी का कॉन्सेप्ट। तो आपको 4 में से कोई एक सिटी मिल जाएगी, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी चॉइस की सिटी के लिए फटाफट से फॉर्म फिल कर देना है। जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे आपको आपके पास की सिटी मिल जाएगी। एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड आपको ई एडमिट कार्ड आएगा, कोई भी बाई पोस्ट या बाई कोरियर कोई भी एडमिट कार्ड आपको नहीं आएगा। और जब आपका एग्जाम देने आप जाएं तो अपने इस एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से संभाल करके रखें, क्योंकि फाइनल एडमिशन होने तक ये आपके काम आएगा। इसको बिल्कुल भी खराब ना करें। प्लस यदि आप सपोज करो एग्जाम देने जा रहे हैं और एडमिट कार्ड भूल गए तो वहां सेंटर पर आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं देगा, इसलिए एडमिट कार्ड को आपको बहुत अच्छे से केयर करके रखना है। विदाउट एडमिट कार्ड यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। वहां आपको एग्जाम नहीं देने देंगे वो, है ना। तो इसको अपने एडमिट कार्ड जब भी आ जाएगा तो उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, 2 कॉपी रख लेना हो सके तो, ठीक है। बाकी जब एडमिट कार्ड आएंगे, अभी उसमें बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं, उस पर हम अलग से आपको बता देंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई। शेड्यूल की बात 1, 2, 3 शिफ्ट में होगा, बाकी वो सब अलग से उसकी शिफ्ट जब बनेंगी तो वो आपके पास में उसकी डिटेल आ जाएगी। आपके पास में मींस जो एनटीए है वो नोटिफिकेशन बीच में और भी निकाल देगी। तो फिलहाल अभी फोकस करो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको कौन सी एग्जामिनेशन सिटी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको जो है लेने हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, उस पर फोकस करो। फटाफट से अपना फॉर्म फिल करो, बहुत ज्यादा मींस केयरफुल रह करके, ठीक है। ये भी बात इन्होंने बता दी। देखो यहाँ अलग से इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि द डेट्स मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। जो डेट्स हैं वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं, जो पहले मैंने आपको बताया। हालांकि यू नो नीड टू वरी कि भाई हमारी कहीं ये चेंज हो जाए वगैरह वगैरह, वो सब तो फिर आपके एडमिट कार्ड में क्लियर दिख जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द एग्जामिनेशन, जो फॉर्म जो आपका होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये डिटेल आपको देनी है। अपना नाम, पापा का नाम, मदर नेम, आपका एड्रेस, है ना, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वहां पर आईडी, पासवर्ड वगैरह वो सब आपको लगाने होंगे। वो ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप इनको बड़ी आसानी से देख सकते हो। हम यहाँ पर लिंक में इस नोटिफिकेशन की लिंक भी दे देंगे, वेबसाइट की भी लिंक दे देंगे, आप इस नोटिफिकेशन को वहां बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बाकी आपको इसमें इतना ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, आप सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे, वो आपके सामने आता चला जाएगा, तो उतना चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी है, इसका आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर फिल कर देने हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, वही सारी की सारी बातें हैं कि क्या क्या मीन्स आपको एडमिट कार्ड के साथ में कोई फालतू चीज नहीं लेके जानी है, आपको मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, आईपैड ऐसी कोई चीज नहीं लेकर के जानी है ना। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हैं। प्लस जब आप अपनी वहां पर डिटेल्स फिल करोगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, वो बहुत अच्छे से फिल करनी है आपको। रोल नंबर बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो सारी डिटेल आ जाएंगी, अपना चेक कर लेना है कि हम उसी कंप्यूटर पर बैठे हैं ना, और उसमें अपनी डिटेल देख लो कि भाई इस पर जो स्क्रीन पर जो डिटेल्स शो हो रही है वो मेरी है कि नहीं। वो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे करके दे दी है। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप एग्जाम देने आ रहे हो, एनटीए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका, ना तो वो ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हो कि एनटीए एग्जाम देने बुला रही है तो आपको सबको जो है गाड़ी बुक करके दे देगी, ट्रेन की टिकट देगी, वो आपको कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। उसमें उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एडमिट कार्ड के साथ में बेसिक चीजें आपको लेकर के जानी होगी। बात कर रहे हैं यहाँ पर अनफेयर मीन्स की, पहले ही बता चुके हैं कि कुछ भी अनफेयर अगर यूज करोगे तो पकड़े जाओगे। अगर आप वहां पर पकड़े गए तो फिर क्या होगा, आपको 3 साल के लिए वहां पर बैन कर सकते हैं, आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपको जेल हो सकती है। उस चीज से आपको बिल्कुल दूर रहना है।
ठीक है, ये अनफेयर मीन्स वाली यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है। ठीक है, द कैंडिडेट वुड बी डिबार्ड, ये सब मैंने अभी आपको जस्ट बताया। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स जिसकी डिटेल्स गलत पाई गई, ठीक है, जानबूझ करके उसने किसी और की डिटेल फिल कर दी, है ना, तो उसके रिजल्ट को रोक लिया जाएगा। कुछ भी गलत लगेगा उसकी डिटेल्स में, उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा। ये भी है। बाकी फालतू की चीजें आप नहीं ले जा सकते एग्जामिनेशन सेंटर में। मीन्स जब आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, एक वीडियो हम तब और बना देंगे, तब आप वहां पे देख लीजिएगा क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते हैं। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आंसर की आएगी। आंसर की पे यदि आपको कुछ डाउट है तो उसके बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी। ठीक है, और फाइनल आंसर की के बेसिस पर ही आपके जो स्कोर होगा वो क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ यू टिक एन आंसर, अगर आप एक आंसर को टिक करते हो तो एक की कितना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है उसकी -1 की। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं ना तो आपको कोई मार्क दिया जाएगा और ना ही उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यदि आप रॉन्ग टिक करते हो तो -1 आपका वहां से करेक्ट वाले से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इट मींस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने रखी है। अब देखो, ये यहाँ बड़ी अच्छी चीज इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दी है। क्या कह रही है, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option। सपोज करो कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, आपको एक सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और आप में से उनमें से कोई एक लगा दिया। ठीक है, बाद में पता चला कि वो तो उसके तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट थे, तो आपको, आपने जो क्वेश्चन टिक किया, ठीक है, उसके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये तो हमने आपको बता ही दिया। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, सपोज करो कि कोई एक क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिए ABCD, आप वहां पर अपना आंसर ढूंढ रहे हैं उसमें से, और उन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, बाद में पता चला कि क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, तो क्या होगा, और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, बाद में उस क्वेश्चन को ही हटा दिया एनटीए ने, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, तो देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप्ड क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स। मींस ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो बाद में पता चला कि वो रॉन्ग था, उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया, तब भी उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बशर्ते आपने उसको क्या किया हो, अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी इसमें है। यूज ऑफ स्कोर ऑफ कट ऑफ, ये देखो, अब जब एनटीए अपनी स्कोर दे देगा तो उस स्कोर को, उस कट ऑफ को उसके बेसिस पर कौन डिसाइड करेगा, एनटीए डिसाइड नहीं करेगी, पहले भी बताया था। उस स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट, कट ऑफ कौन लगाएगी, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन वो ही बनाएगी मेरिट लिस्ट। एनटीए तो बस रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अब वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों को, कितने मार्क्स वालों को वो एडमिशन अपने यहाँ पर प्रोवाइड कराना है उसको। ठीक है, फिर क्या है, एनटीए स्कोर का सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट्स की यूनिवर्सिटी है वो भी एडमिशन देती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने एडमिशन दे रही हैं सीयूटी के थ्रू। ठीक है, तो वो अपने अपने बेसिस पर अपने यहाँ पर क्या बना देंगे, मींस मेरिट लिस्ट बना देंगे। इसका स्कोर जो है 2024-25 वाले सेशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा और इनकी वेबसाइट पर केवल 90 डेज तक ही वो अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये इनका जो है मींस कहना है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि एनटीए तो ये चाहती है कि जो लैंग्वेज वाले एग्जामिनेशन है वो एक ही शिफ्ट में हो जाए, है ना, एक ही शिफ्ट में पॉसिबल हो, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े कि भाई आपने मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, आपने इवनिंग वाली शिफ्ट में एग्जाम दिया बहुत इजी क्वेश्चन आ गए। तो एनटीए ये ट्राई करेगी कि एक ही शिफ्ट में एक लैंग्वेज का पेपर हो जाए, जिससे कि किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आए, नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। हालांकि
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मल्टीपल शिफ्ट में इसको एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कि नहीं भाई आपका रिजल्ट ठीक से चेक नहीं हुआ या ऐसा कुछ भी, तो आपको रीवैल्यूएशन का रीचेक करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो वहां से रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वही फाइनल होगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। फिर से ये देखो बार बार बता रहे हैं कि आप एग्जाम में अपियर हो गए, आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, तो इससे ये क्लियर नहीं हो जाता कि आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, आप एडमिशन के लिए कंफर्म हो गए ना, वो ओनली डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी वो नहीं बनाती मेरिट लिस्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये कि कोई भी क्वेरी अगर आपको करनी है तो अपनी डिटेल के साथ में वहां पे करनी है। प्लस आप अगर एनटीए से कुछ पूछना चाहते हो, आरटीआई लगाना चाहते हो, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको वो नहीं देंगे आरटीआई के थ्रू जो ऑलरेडी वेबसाइट पर है। ठीक है, तो जनरल वाली ये चीजें हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बताई दी आपको कि उसका रिजल्ट 90 डेज तक रहेगा। कोई भी लीगल इश्यू होता है तो दिल्ली वाला जो ज्यूरिसडिक्शन है वही इसमें लगेगा। इस वेबसाइट पर आप कोई भी लीगल इश्यू को रेज कर सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि आरटीआई फालतू वाले जो आरटीआई हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे कि भाई जो डिटेल पहले से है वेबसाइट पर आप फालतू में आरटीआई लगा रहे हो, वो सब नहीं होने वाला। ठीक है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह की नीचे इसमें सारे के सारे प्रो फॉर्मा दिए गए हैं कि कैसा होना चाहिए। तो हम इसकी जनरल जितनी भी बेसिक बातें हैं, एडवांस बातें हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, एक बार समरी कर देते हैं इसकी हम कि एनटीए एग्जाम कराएगी यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए। इसका मेन काम होगा फॉर्म रजिस्टर करवाना, एग्जाम को करवा देना और आपके हाथ में स्कोर कार्ड दे देना ऑनलाइन। ठीक है, अब आप उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर जिस यूनिवर्सिटी में चाहे उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर लो। ठीक है, अप्लाई कर लिया आपने, अब वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि वो आपको एडमिशन देती है कि नहीं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको रखना है, क्या सब्जेक्ट उनको रखने हैं। एनटीए की उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मींस इन्होंने एग्जाम कराया, आपके हाथ में आपका स्कोर कार्ड दे दिया, भैया अब इसके बेसिस पर आप कहीं भी जाकर के एडमिशन ले लो जो यूनिवर्सिटी दे रही हो इस स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, ये इसका मेन रूल है। तो देखो हमने इसकी बेसिक जितनी डिटेल्स थी वो सारी की सारी डिस्कस कर ली है। आपका सारा का सारा पॉइंट यहां से क्लियर हो जाता है। अभी जस्ट हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या इसका मेन सिस्टम है। बाकी आपको सब कुछ लर्न हो गया होगा कि बेसिक से क्या क्या हमारे पास में पॉइंट थे। ठीक है, एक बार फिर से वापस चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। ठीक है, चलिए ये रहा। तो 27 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 26 मार्च तक चलेंगे रात को 11:50 तक। 26 मार्च तक आपकी फीस जो कुछ भी देनी है आप कर सकते हैं, लास्ट डे का इंतजार आपको नहीं करना है। करेक्शन आपके लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 28 और 29 मार्च का नाइट 11:50 तक। और एग्जामिनेशन की सिटी 30 अप्रैल तक अनाउंस हो जाएंगी। अच्छा, सेकेंड वीक में आपके पास में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, मेगा जो सेकेंड वीक है। और इसका जो शेड्यूल है वो 15 मई से लेकर के 31 मई तक का इन्होंने अपना शेड्यूल रखा है। बाद में एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 तरह में इसका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, एक लैंग्वेज का हो गया, एक डोमेन सब्जेक्ट का हो गया और एक हो गया जनरल टेस्ट। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और पहला वाला जो ऑप्शन है जिसमें बेसिक से क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे। जो टेक्निकल क्वेश्चन जिसमें आएंगे मैथ टाइप के क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे, तो उसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। उधर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं और उधर जो डोमेन है उसमें से आपको एक जगह पर 60 में से 50 क्वेश्चन करने। मींस आपको 10 क्वेश्चन की चॉइस दोनों ही टाइप से दी जा रही है। आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मेन एग्जामिनेशन का स्कीम है। फीस वगैरह हमने आपको बता ही दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से अपना फॉर्म फिल करना है। आपने चॉइस पहले से कर रखी होगी कि कहाँ आपको एडमिशन लेना है, किस कोर्स में लेना है। ठीक है, तो वेट नहीं करना है, फटाफट से जिससे कि आपकी चॉइस की आपको सिटी मिल जाए। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। और बाकी लिंक्स आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो भी जहां पर लिंक होती है वो सब आपको मिल जाएंगे, वहां से आप वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आप अपने साथियों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं कि बाकी दूसरे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको सही जानकारी उन तक पहुंच जाए।
तो अच्छे काम हमको करते रहने चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।